Bismillahirrahmanirrahim. This is our 14th lecture, and today we will discuss about the Newton's law of universal gravitation. Right? तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर पाएंगे उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, then we will discuss about free fall acceleration and gravitational field. At the last we will discuss about particle in a gravitational field. ठीक है? What is the Newton's law of gravitation? This statement is every particle in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Universal gravitational law को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Fg is equal to G m1 m2 over r square. This is known as Newton's law of universal gravitation. इस लॉ के अंदर जो ये फार्मूला है, इस फार्मूला में जो कैपिटल G है, this is a constant and this is called universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. ठीक है? This form of the force law, कौन सी फॉर्म, ये जो फॉर्म गिवन है जो फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल लॉ है, वो इस लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि दिस फॉर्म ऑफ द फोर्स लॉ एज गिवन इन अबव इक्वेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन या उस डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के बराबर है, इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है? So this form of the force law as given in the above equation is often referred to as inverse square law because magnitude of the force varies as the inverse square of the separation of the particles. ठीक है? तो इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास m2 है. ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ठीक है? मिसाल के तौर पर जो पार्टिकल m2 है, ये m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो m1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसे हमने f21 से रिप्रेजेंट किया. ठीक है? इसी तरह जो m1 मास है वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये जितनी फोर्स लगा रहा है उसे मैंने f12 से रिप्रेजेंट किया है. दिस इज कंसिस्टेंट विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, कोई एक्शन करें, तो उसका जो रिएक्शन है वो एक्शन के बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन में उलट होता है. यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगाता है, दूसरा पार्टिकल ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा रिएक्शन पहले पार्टिकल के ऊपर उतनी फोर्स लगाता है जो कि उसके उलट डायरेक्शन में होती है. तो दिस फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन. अब ये हमने देख लिया जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है फोर्स फाइंड करने के लिए, ये हमने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में देख लिया. अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक जो ऑब्जेक्ट है वो वो अर्थ हो, तो मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करें हम me के साथ, देन Fg विल बी इक्वल टू Gmem ओवर re का स्क्वायर. ठीक है? तो ये आ जाएगी ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जिस फोर्स से अर्थ जो है किसी भी पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. देन we will discuss about the free fall acceleration and the gravitational force. फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या था, हमने पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था.
फ्री फॉल एक्सेलरेशन हम कहते हैं जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा हो जमीन यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ठीक है, और जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा होता है हम उसको कहते हैं वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है। और उसकी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू हम अमूमन कांस्टेंट लेते हैं और यूनिफॉर्म लेते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। We have called the magnitude of gravitational force on an object near the Earth's surface is weight of the object। और जो फोर्स जो अर्थ उस पार्टिकल के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही होती है उसे हम कहते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो वो उसके वेट के बराबर है। जो वेट है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं mg। m क्या चीज है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फ्री फॉल एक्सेलरेशन। और अभी हमने लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होती है GMEM ओवर RE का स्क्वायर, इसके बराबर होते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 इसे पिछली स्लाइड पे लिखा। अगर हम इन दो इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड हम कंपेयर कर सकते हैं। mg will be equal to GMEM ओवर RE का स्क्वायर। यहाँ से जो स्मॉल m से कैंसल आउट हो जाएगा एंड we will left with g is equal to GME ओवर RE का स्क्वायर। This equation relates the free fall acceleration जो जिसे हमने स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया है to physical parameters of the earth। अर्थ के कौन से फिजिकल पैरामीटर के साथ ये रिलेट करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल mass of the earth, the second is the radius of the earth, and also this explains the origin of the value of 9.8 meter per second square that we have used in the earlier chapters। तो नेक्स्ट है कि अगर हम ये कंसीडर करें कि कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो लोकेटेड है at a height h above the surface of earth, ठीक है, और ये जो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उसको अगर हम ये ले लें कि ये बराबर होगा RE प्लस h के बराबर। RE क्या चीज है? यहाँ पे RE जो है ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है और h जो है ये हाइट है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। The magnitude of the gravitational force acting on this object will be GMEM over R square। R square यहाँ पे RE plus H के बराबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा FG is equal to GMEM over RE plus H whole का square। The magnitude of the gravitational force acting on the object at this position can be written as FG is equal to mg जो कि वेट के बराबर था, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, where g is the value of the free fall acceleration and h is the attitude, ठीक है। और ये जो हम फ्री फॉल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वो हम एट हाइट h बात करेंगे, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी वैल्यूज को, यानी एफ जी लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट ये जो दो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे एफ जी और राइट दोनों इक्वेशंस के, तो राइट हैंड साइड पे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देन g will be equal to GME over R square which is equal to GME over RE plus H का square। Therefore it follows that g decreases with increasing the altitude। जो हम हाइट बढ़ाएंगे तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। और वैल्यू ऑफ g I should write here value of g for the earth at various altitude are listed in the this should be values of g for the earth at various altitudes are listed in the table। This table is given here और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट हाइट्स के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड की हुई है, जो आप एक्सपेरिमेंटली भी लैब में करेंगे। एज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज mg, वी सी दैट एज r अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी जो हाइट हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है।
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यों अप्रोच करेगा जीरो को, क्योंकि जी की वैल्यू इंफिनिट के ऊपर जाकर जीरो हो जाएगी, मास तो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे पार्टिकल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल है तो वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। जब न्यूटन ने ये अपनी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की थ्योरी पब्लिश की, उसके बाद ये कंसीडर किया गया कि ये जो थ्योरी है ये दिस इज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज इट इज satisfactorily explain the motion of the planets. It represented strong evidence that same laws that describe phenomena on the earth can be used on large objects like planets and throughout the universe. लेकिन जैसे 1687 में न्यूटन्स theory has been used to account for the motions of the comets, the deflection of Cavendish balance, the orbits of the binary stars and the rotation of the galaxies. ये सारी चीजें थी जो कि वेरीफाई कर रहे थे, जो कि सपोर्ट कर रही थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। लेकिन इसके बाद न्यूटन के कुछ कोलीग थे और कुछ न्यूटन के डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने ये फाइंड किया कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोर्स दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है कि अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान में कुछ डिस्टेंस है, हाउ दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, हाउ दे कैन अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। तो इन कोलीग्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने उस वक्त ये क्वेश्चन किया था न्यूटन से कि हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर टू ऑब्जेक्ट्स such as the sun and the earth to interact when they are not in contact with each other. तो यहाँ पे ये जब क्वेश्चन न्यूटन से पूछा गया तो न्यूटन भी इसका जवाब नहीं दे सका था। न्यूटन की डेथ के बाद एक और अप्रोच थी वो सामने आई। उस अप्रोच के तहत क्या कंसीडर किया गया, ये कहा गया कि दो पार्टिकल जो कि एक न्यूटन ने कहा वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑल्दो उनके बीच में सेपरेशन है, वो एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो नया कंसेप्ट क्या था, नई अप्रोच क्या थी, उन्होंने कहा कि हर एक पार्टिकल की सराउंडिंग में एक फील्ड होगी, उस फील्ड के अंदर अगर कोई और पार्टिकल आएगा तो उस फील्ड की वजह से वो इंटरेक्शन फील करेगा। वो फील्ड जो है वो किसी एक, जिस तरह जमीन है, अर्थ है, इसकी एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस फील्ड के अंदर कोई भी और ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगी, जमीन उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये अप्रोच वहां पे, दिस अप्रोच enables us to look at the gravitational interaction in a different way using the concept of a gravitational field that exists at every point in space. ठीक है, when a particle is placed at a point where the gravitational field exists, the particle experiences a gravitational force. In other words, if we imagine that the field exerts a force on the particle rather than consider a direct interaction between two particles, the gravitational field, जिसको हम आगे स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि g can be defined as fg over m naught. fg जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया। और m naught क्या चीज है, m naught आप ऐसे समझें जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी चार्ज की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने फाइंड करना हो, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज उस फील्ड के अंदर लेके आते हैं और उसका इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, उसका इफेक्ट देख लेते हैं उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास हम एक टेस्ट पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाएं, उस टेस्ट पार्टिकल का जो मास होगा उसको हमने m naught से रिप्रेजेंट किया। The gravitational field at a point in space equals the gravitational force Fg experienced by a test charge placed at that point divided by the mass, और इस mass को हमने m naught से रिप्रेजेंट किया है, m naught of the test particle. We call the object creating the field the source particle. तो
जिस पार्टिकल की वजह से, मिसाल के तौर पर अर्थ की वजह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इस अर्थ को सोर्स पार्टिकल कहेंगे। अब जिस तरह इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, हम उसे दैट आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। और इफ वी हैव अ नेगेटिव चार्ज के लिए हम क्या कहेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होंगी इनवर्ड होंगी, मतलब यहाँ पे उसके बरक्स हम यहाँ पे अगर देखें, ये लेफ्ट साइड पे जो फिगर दी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ऑल दिस इज अ सोर्स ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो एरोस दिखाए गए हैं ये इनवर्ड हैं, इसका मतलब है जो भी इस फील्ड के अंदर पार्टिकल आएगा जमीन उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जिसे हमने स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू एफ जी ओवर एम। दिस कैन बी रिटन एज माइनस जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। आर इज द सेपरेशन, G is the gravitational constant और M is the mass of Earth. R unit vector क्या मतलब है? R unit vector is a unit vector pointing radially outward from the Earth. And इस negative sign के बारे में भी हमें बताना है कि and the negative sign indicates that the field points toward the center of the Earth as illustrated in this figure. ठीक है कि आर जो यूनिट वेक्टर है, जो रेडियल वेक्टर है, ये पॉइंटिंग आउटवर्ड होता है, जबकि जो फील्ड है, जो फोर्स है वो कौन सी है, अट्रैक्टिव है, वो दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो इसलिए क्योंकि ये अपोजिट है आर यूनिट वेक्टर और फोर्स वेक्टर, तो इसलिए हमने एक नेगेटिव का निशान यहाँ पे लगाया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, द फील्ड वेक्टर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स surrounding the earth vary in both direction and magnitude first. Second क्या है, in a small region near the earth's surface the downward field G is approximately constant and uniform, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। Above equation is valid at all points outside the earth's surface assuming the earth is spherical. At the earth's surface a magnitude of G is 9.8 meter per second, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसको न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, एंड आल्सो यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और on this Zoom chat. I'll reply you. Thank you so much.